चलो बच्चों बिना टाइम बर्बाद करे, दोस्त तुमको दिख रहा है जुल्फों से, जुल्फे थोड़ी सी इधर कर सकता है, पड़ोसी की जुल्फे बहुत ज्यादा है भैया। हाँ काट दे, नहीं तो मेरे पास मशीन पड़ी है बहुत बड़ी, अच्छा ट्रिमर पड़ा है उसका, फिलिप्स का। दाढ़ी बनाता हूँ उससे, खाली ट्राई कर लेंगे। चलो मजाक कर रहे हैं, वो आपका चॉइस है, आप जैसे मर्जी बाल रखो, है ना। मेरे मास्टर मुझे बहुत कहता था कि बाल तो भैया सही होने चाहिए, छोटे बाल होने चाहिए, बट इतने छोटे थोड़ी ना कि हाँ हाँ और क्या। चलो देखो बातें नहीं बेकार की, हम हमेशा शुरुआत, पर ठीक है शुरुआत ऐसी बात हो सकती है ना दोस्त, नहीं हो सकती है, करनी चाहिए क्या हार्दिक, तुमको ऐसी बातें पसंद है? कर सकते हैं शुरुआत, कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, लाइफ बोरिंग नहीं होना चाहिए ना। मुझे लगता है ये सब बताने की जरूरत तो दोबारा से नहीं है क्या। आई थिंक कल बताया था आपको कि अगर हम सॉल्व कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्व कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो दो लीनियर इक्वेशन कुछ ऐसी हो सकती है कि नहीं? कैसे हो सकती है देखो, अरे मेरे भाई ऐसे हो सकती है। और फिर हमने क्या कहा था कि उनके जो ग्राफ है, देयर इज थ्री पॉसिबिलिटी, देयर इज अ थ्री पॉसिबिलिटी, क्या हो सकती है वहां पर? तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। किसकी? कि दो इक्वेशन जो मुझे दे रखी है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, देयर ग्राफ कुड बी इंटरसेक्टिंग इन नेचर, इट कुड बी कोइंसाइड इन नेचर, और इट कुड बी पैरेलल। और ये आपको समझ आ गया था कि अगर इंटरसेक्टिंग होगा, कल हमने बातें बताई कि दो इक्वेशन के ग्राफ जिस पॉइंट पे मिलेंगे, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ही जो मौजूद पॉइंट है वही वो पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन पे आ रहा है, ये दोनों इक्वेशन की लाइन पे आ रहा है, मतलब दोनों का सॉल्यूशन है कि नहीं। और उस स्थिति में कितने सॉल्यूशन होंगे? एक ही सॉल्यूशन होगा, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। अगर दो इक्वेशन के ग्राफ प्लॉट के और ग्राफ कैसे आ जाए, कोइंसाइड कर जाए, दैट इज ओवरलैप कर जाए, तो उस स्थिति में ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो दोनों पे लाई करते हैं, मतलब ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो दोनों के सॉल्यूशन है। और तब हमने कहा था कि ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनका ग्राफ कोइंसाइड हो, उनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। एंड द लास्ट, अगर मैंने कहा दो इक्वेशन को सॉल्व किया ग्राफिकली एंड पाया कि ग्राफ कैसा आ गया, दोनों का पैरेलल, मींस ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो दोनों लाइनों पे आता है, मींस उन टू गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज नो सॉल्यूशन। बट फिर हमारा डिस्कशन ये भी हुआ कि भाई हम क्या करेंगे, क्या सच में मुझे अगर ये जानना है कि नेचर ऑफ ग्राफ कैसा है, तो क्या मुझे सच में उसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा? तो डिस्कशन ये हुआ कोई जरूरत नहीं ग्राफ बनाने की। अब विदाउट ड्रॉइंग या प्लॉटिंग द ग्राफ वी कैन डिटरमाइन या वी कैन आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द ग्राफ। उसका तरीका था क्या? उन गिवन इक्वेशन के रेशियो को कंपेयर करें। किसको कंपेयर करें? रेशियो, है ना। अब कंडीशन ये थी कि अगर, तो मैंने कहा था उसके लिए क्या कर लेना कि अगर दो इक्वेशन दी होगी तो सबसे पहले क्या निकाल के रख लेना, a1 बाय a2 का रेशियो निकाल लिया, इसी प्रकार से b1 बाय b2 निकाल के रख लिया, और इसी प्रकार से c1 बाय c2। पर ध्यान रखना इनको जब निकालोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर a1 बाय a2 कट रहा होगा तो आपको रेशियो क्या होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, अगर आपको कंपेयर करना चाहते हैं। और फिर कंडीशन क्या आई थी? कंडीशन ये आई थी कि अगर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कि कॉफिशिएंट का रेशियो मैंने कंपेयर किया, तो ऑब्वियसली तो पहले मैं ए और बी वाले रेशियो कंपेयर करूंगा, और अगर रेशियो मैंने क्या पाया कि a1 बाय a2 का रेशियो b1 बाय b2 के रेशियो के बराबर नहीं है, तो इस तरह की लीनियर इक्वेशन या इस तरह की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इंटरसेक्टिंग होता है और नंबर ऑफ सॉल्यूशन यूनिक हो, और वो इक्वेशन क्या कहलाएगी? कंसिस्टेंट भी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कंसिस्टेंट भी कहलाएगी। जो कंसिस्टेंट का मतलब होता है दोज इक्वेशन विच हैव सॉल्यूशन, चाहे वो सॉल्यूशन दे रही है ना इक्वेशन। इसी प्रकार से अगर मेरे को फिर से दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी और मैंने कहा कि भाई उनका जब मैंने रेशियो कंपेयर किया कॉफिशिएंट्स का, और क्या पाया कि a1 बाय a2 का रेशियो, b1 बाय b2 के रेशियो और c1 बाय c2 के रेशियो जब कंपेयर किया, पाया कि तीनों क्या हैं? बराबर हैं। तो अगर ऐसा है तो ये श्योर है कि ऐसी इक्वेशन का जब तुम ग्राफ प्लॉट करोगे, दैट ग्राफ विल बी कोइंसिडेंट एंड कोइंसाइड करेगा, मींस नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और ऐसी इक्वेशन भी क्या कहलाएंगी? कंसिस्टेंट कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब वो इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन एंड द लास्ट क्या है कि अगर
मैंने रेशियो कंपेयर किया टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, और क्या पाया कि a1 बाय a2 और b1 बाय b2 का तो रेशियो बराबर है, बट c1 बाय c2 का रेशियो c1 बाय c2 का रेशियो इनके बराबर नहीं है। इन दैट केस ऐसी इक्वेशन का जो ग्राफ आएगा बेटा, वो ग्राफ कैसा आएगा? पैरेलल आएगा। मींस ऐसी दो लीनियर इक्वेशन का आपस में कोई सॉल्यूशन नहीं, और इक्वेशन क्या कहलाएगी? इनकंसिस्टेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इनकंसिस्टेंट। और सच में हमने यहां खत्म किया था लास्ट क्लास को, और ये आपके बुक के अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो पहली एक्सरसाइज की थ्योरी है, मतलब पहली एक्सरसाइज के उस पर जितने भी सवाल बन सकते हैं वहां क्या बनेगा सवाल कि एक इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन। हमने आई थिंक गर्लफ्रेंड सॉल्यूशन निकालना भी सिखा लिया था, और कुछ इस पे सवाल बनेंगे, कुछ इस पे सवाल बनेंगे। तो चलो सवालों पे आते हैं। आई थिंक जाते जाते ये सब बता दिया था, एक क्वेश्चन भी करा दिया था पहला, है ना? क्वेश्चन क्या था? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, वही a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 रेशियो कंपेयर करके आपको बताना था कि जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दी है उनका ग्राफ इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट वाला है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है कि नहीं? आई थिंक मैंने पहला पार्ट कर दिया था, अगर आप चाहो तो मैं दूसरा भी कर देता हूं। तुम में से कितने लोगों ने घर से किया है बताओ, ईमानदारी बताओ। करा? चलो अब जैसे देखो सेकेंड इक्वेशन थी, क्या करना था हमें? अगेन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, बताना है कि ग्राफ का नेचर कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट, पैरेलल या कोइंसिडेंट। तो आपको आई थिंक a1 b1 c1 दिख रहे होंगे। a1 इज 9, b1 इज 3 एंड c1 इज 12। a2 कितना है? 18, b2 कितना है? 6 और c2 कितना है? 24। तो मैंने निकाला क्या? a1 बाय a2 का रेशियो। a1 बाय a2 कितना होगा बेटा? 9 बाय 18। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं, सिंप्लीफाई करोगे 9 से कट रहा है, दैट इज 1/2। फिर मैं निकालूंगा क्या? b1 बाय b2। तो b1 बाय b2 कितना होगा? 3/6 कटेगा, कितना आएगा? 1/2। और फिर मैं निकालूंगा c1 बाय c2। c1 बाय c2 कितना होगा? 12/24 कटेगा 1/2। अब मैंने सबको कंपेयर किया तो मैंने देखा a1 बाय a2 भी 1/2 आ रहा है, b1 बाय b2 भी 1/2 आ रहा है, और c1 बाय c2 भी 1/2 आ रहा है। तो मैंने देखा कौन सी कंडीशन आई जहां a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 है। तो मैंने क्या लिखा कि यहाँ पर a1 बाय a2 का रेशियो b1 बाय b2 के रेशियो और c1 बाय c2 के रेशियो के बराबर है। मींस जो मुझे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रही है, दैट इज इन सेकंड क्वेश्चन, इनका ग्राफ कैसे बनेगा? एक कोइंसिडेंट बनेगा। क्या बनेगा? कोइंसिडेंट। क्या बनेगा? कोइंसिडेंट। तो नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा? कोइंसिडेंट। क्या होगा? और विश्वास नहीं आता बना के देख लेना। अब जब ग्राफ इसका प्लॉट करोगे तो आप पाओगे ग्राफ कैसा है? कोइंसिडेंट इन नेचर। ठीक है? ठीक है बच्चा? हाँ बोलो, पूछना चाह रहे हो? और देखो छोटा सा कंसेप्ट है, सवाल आता है इस पे भी, और इसमें असली सवाल क्या आता है अभी चलो मेरे साथ आगे, मैं बताता हूँ असली सवाल क्या आता है। अच्छा, अगली सवाल यहाँ आ गया था, सपोर्ट मटेरियल का सवाल। ठीक है? अब तक जो जानकारी जानी उस पर सच में ये सवाल मजाक नहीं, ये सवाल कई बार आया, और इस तरह के सवाल ये नहीं आया तो इसके जैसे कई सवाल है। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्या कह रहा है? कह रहा है इफ ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, और इसी प्रकार से lx प्लस एम वाई इज इक्वल टू एन हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोला उसने? सामने से बोला, गिवन है कि ये जो लीनियर इक्वेशन दिया और ये जो लीनियर इक्वेशन दिया, कह रहा है हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या है इनके? यूनिक सॉल्यूशन। देन द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट विल बी। तो बताइए इसके जो कोएफिशिएंट हैं उनके बीच का रिलेशन क्या होगा? तो आई थिंक आपको यहां जानकारी ऑलरेडी दे रखी है कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। और अगर बेटा इनका यूनिक सॉल्यूशन है तो मुझे लगता है कि इस पे यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन लगेगी नहीं लगेगी? क्या मैं चेक कर रहा हूं कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं? इट इज गिवन कि द टू गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। और अगर इनका सॉल्यूशन यूनिक है मींस यहां यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन वैलिड है, एप्लीकेबल है। क्या है? वैलिड है और एप्लीकेबल। तो मैंने लिखा, तो कैसे लिखोगे? तो कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा? अरे यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन वही है इंटरसेक्टिंग वाला। यूनिक सॉल्यूशन कब आते हैं? जब लाइन कैसा हो या ग्राफ कैसा हो? इंटरसेक्टिंग। और बोला गया कि इनका सॉल्यूशन कैसा है? यूनिक है। अगर इनका सॉल्यूशन बेटा यूनिक है मींस यहाँ a1 बाय a2 का रेशियो
b1 बाय b2 के बराबर नहीं है। दैट इज द कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन मीन दैट इज अ यूनिक सॉल्यूशन वाला केस। अब बेटा a1 कितना है यहाँ पर, x का कोफिशिएंट a1 होगा पहली इक्वेशन में, दैट इज a, बोलो अरे बोलो, a अपॉन में a2 कितना होगा, x का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन दैट इज l, नॉट इक्वल टू बेटा b1 कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन दैट इज b, और b2 कितना होगा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन दैट इज m। इतना समझ आया, थोड़ा यहां जा सकता हूं, बहुत नीचे हो जाएगा वो। अब यहां से निकालो बेटा कितना होगा, ये m यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा am नॉट इक्वल टू, और lb के साथ दैट इज lb, कहीं ऑप्शन में है क्या, am इज इक्वल टू नहीं, दैट इज नॉट इक्वल टू। तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं, है कि नहीं, मुश्किल है क्या, आता है मगर। चलो आगे जाएंगे, देखो हाँ ये देखो, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट था, सब इंपॉर्टेंट है, मेरे को इंपॉर्टेंट लगा तभी यहां डाला, नहीं कुछ और डालता। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, पी की किस वैल्यू के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपको सिस्टम इक्वेशन मतलब अरे दो या दो से अधिक इक्वेशन साथ में है तो दैट इज सिस्टम, दैट इज सिस्टम, ठीक है। कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, कह रहा है पी की वैल्यू क्या होगी, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। क्या बोला उसने, वो आपसे कह रहा है कि आपको ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी, सिस्टम इक्वेशन मतलब ये आपको जो दो इक्वेशन दे रखी है, इसमें देखो कहीं ना कहीं पी आ रहा है, आई थिंक दिख रहा है कि जो पहली इक्वेशन है वहां पी आ रहा है, और आपको कह रहा है कि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसमें पी की क्या वैल्यू हो जिसके लिए क्या है, नो सॉल्यूशन। तो देखो इस तरह के प्रश्न जहां पी निकालना है या कुछ निकालना है बट कंडीशन के साथ, आपको कोई भी पी नहीं निकालना है, आपको गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए यहां जो पी आ रहा है उस पी की वहां वैल्यू पूछ रहा है जिसके लिए इनका सॉल्यूशन क्या हो, कैसा हो, नो सॉल्यूशन। तो कौन सी कंडीशन लगाओगे, नो कंडीशन, हाँ नो सॉल्यूशन कंडीशन, दैट इज पैरेलल वाली कंडीशन लगाओगे, है ना। तो चलो, तो इक्वेशन क्या है मेरे पास 2x प्लस पी वाई, और तुम भी जानते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में c क्या होगा 8, इधर आके -8, जरूरत नहीं थी लिखने की, छोटा सवाल है बट फिर भी इसने लिखा कि ध्यान में रहे कि c1 को 8 मत लेना, -8 है वो। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी, ax प्लस बी वाई प्लस c होता है, इक्वल टू में सब क्या होता है 0 होता है। दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा, x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आपको साफ साफ दिख रहा हो a b c, है ना। चलो अब मुझे क्या कह रहा है कि मुझे p निकालना है, बट वो p निकालना है जिसके लिए दी गई सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा हो भाई, कैसा हो, कोई सॉल्यूशन ना हो। तो मैंने लगाया कंडीशन, कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन, कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन बेटा वही है जो किसकी कंडीशन है, पैरेलल वाले की। क्या कंडीशन थी, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। a1 कितना है बेटा 2, a2 कितना है 1, b1 कितना है p, b2 कितना है 1, और c1 कितना है -8, c2 कितना है -6। अब देखो यहां बच्चे गलती क्या करते, बच्चा क्या p पूछा है, अब देखो अब इन दोनों को इक्वेट कराओ, ये जो पहले दो फ्रैक्शन है इनको कंपेयर कराओ, कंपेयर मतलब इक्वेट कराओ। 2/1 इज इक्वल टू p/1, यहां से p क्या आता हुआ दिख रहा बेटा, और आपको लग रहा है क्या आपका आंसर क्या है 2, आपका आंसर क्या है, ऑब्वियसली बात है, आप देख रहे हैं कि मुझे उसने कहा था कि p की वो वैल्यू निकाल जिसके लिए क्या है कोई सॉल्यूशन ना है। तो मैंने कौन सी कंडीशन लगाई भाई, मुझे वो p कब मिलेगा जिसके लिए ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या दे, नो सॉल्यूशन। वो तब मिलेगा जब मैं इस इक्वेशन में कौन सी कंडीशन थोप दूंगा, दैट इज द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन। तो मैंने p कब निकाला, जब मैंने वहां क्या लगाया, कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन। अब इससे जो कौन सा p आएगा, कोई भी p आ जाएगा, नहीं ये p कब निकाला जा रहा है, जब मैंने वहां ऑलरेडी कौन सी कंडीशन लगा दी है, नो सॉल्यूशन। तो p वो आएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और p ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ऑब्वियसली बात है p की कौन सी वैल्यू आ गई, वो वैल्यू आ गई जिसके लिए गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या देगा, नो सॉल्यूशन। बट यहां देखो इसको भूल मत जाना, ये भी तो है, तो p की वैल्यू कितनी आई 2, आइडियली p की वैल्यू 2 लिख सकते हैं, बट कभी कभी सवाल एमसीक्यू में आता है तो दो ऑप्शन रहते हैं, नॉट इक्वल टू वाला ऑप्शन भी हो सकता है। ये p की वैल्यू आई 2, इसको भी तो इक्वेट कराओ, p इज अपॉन में 1 नॉट इक्वल टू -8/-6, कटेगा तो कितना आएगा ये
2 से कटेगा ना 4/3 नॉट इक्वल, है कि नहीं? तो ध्यान रखना अगर ये ऐसे ही सवाल है तो आप ठीक है कि आप पी लिखिए कितना 2, बट कभी कभार ऑप्शन में क्या होगा, एमसीक्यू ऑप्शन में लिखेगा पी इज इक्वल टू 2 और एक ऑप्शन होगा पी इज इक्वल टू 2 एंड पी नॉट इक्वल टू। तो ध्यान अगर नॉट इक्वल टू में दिखाओगे तो ये भी तो आ रहा है कि पी 4/3 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए 2। तो पी की वैल्यू 2 के लिए गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल गिव नो सॉल्यूशन। अगर यहाँ पी को क्या ले लिया जाए 2 ले लिया जाए तो आप देखेंगे कि इस तरह की ये दोनों इक्वेशन जो बनेगी पी को 2 रखने के बाद ये इस कंडीशन को फुलफिल करेगी। बोले तो ग्राफ कैसा आएगा, पैरेलल, कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो इसी पर बेस है। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकाली है बट के की कोई वैल्यू नहीं निकालनी, के की वो वैल्यू निकालनी है फॉर विच जिसके लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 2y = -5 और x - ky = 2 जो दे रखा है हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या समझ आया, अगेन मुझे 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी है, वहां साफ साफ दिख रहा है कि एक इक्वेशन में y का कोफिशिएंट गायब है, वो क्या है k दे रखा है एक वेरिएबल, और मुझे वो k फाइंड आउट करना है बट मुझे कोई भी k नहीं निकालना है, मुझे k का वह वैल्यू निकालना है जिसको यहां रखने पे जो इक्वेशंस बनेंगी ये दोनों वो क्या दे, यूनिक सॉल्यूशन। तो वो k कब निकलेगा बेटा, जब मैं यहां यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन लगा दूंगा। तो इक्वेशन क्या है मेरे पास 3x + 2y, c क्या है इसका -5, नहीं c है इसका +5। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है बट मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपके ध्यान में रहे कि तुम्हें इक्वेशन अगर इससे भी उठा रहे हो तो c को -5 मत लिखना, c1 -5 नहीं है, c1 +5 है। तुम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लाओ, ऐसा दिखेगा तब आपको दिखेगा एक्चुअल में c क्या है। तो x - ky और ये इक्वल टू में 2 आगे क्या हो जाएगा बेटा -2 = 0। अब आई थिंक आप इस स्थिति में है कि आप गलती नहीं करेंगे a1 b1 और c1 को पिक करने, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो उसके लिए मैंने कंडीशन लगाई, तो कंडीशन फॉर, ये कंडीशन ऑफ लिखिए, कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या है, वही जो इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन है, जो जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तब आता है क्या यूनिक सॉल्यूशन। तो कंडीशन याद है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो बेटा a1 क्या है 3, a2 कितना है 1, b1 क्या है, b1 is the coefficient of y that is 2 and b2 is the coefficient of y in second equation that is -k। और यहां से एक बार k निकालना, -k × 3 कितना होगा -3k नॉट इक्वल टू 1 × 2 is 2 और यहां से k कितना आ गया नॉट इक्वल टू 2/-3 और वो -3 को माइनस में ऊपर लगा सकता है कि नहीं। अब इसका आंसर क्या होगा, k = -2/3 नहीं आया है, k आया है -2/3। इसका मतलब क्या है k की किसी भी वैल्यू के लिए ये लीनियर इक्वेशन जो है दोनों क्या देंगी यूनिक सॉल्यूशन, एक्सेप्ट कौन सी k की वैल्यू, k की वैल्यू -2/3 को छोड़ के बाकी k इक्वल टू नहीं आया है, k नॉट इक्वल टू -3। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि जो k है वो -2/3 नहीं होना चाहिए, बाकी k इसके अलावा कुछ भी होगा द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल गिव यूनिक सॉल्यूशन। कैसे आंसर करोगे अगर ये थ्योरेटिकल, अगर ये एमसीक्यू में आया तो आई थिंक मुझे लगता है ये ऑप्शन में होगा तो आप ये मार्क कर देंगे, बट सपोज अगर ये पेपर में लिखने वाला आया तो कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ k एक्सेप्ट k इक्वल टू -2/3 the given pair of linear equation, ये शॉर्टकट मत लिखना तुम लोग, given pair of linear equation have unique solution। क्या समझ आया मैंने क्या लिखा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ k की हर वैल्यू एक्सेप्ट k की कौन सी वैल्यू -2/3 को छोड़ के k की हर वैल्यू के लिए
ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। और सच बताना, इस तरह के सवाल आते हैं कि आपको दो इक्वेशन देगा, उसमें से दोनों में से किसी एक इक्वेशन का कोई कोएफिशिएंट गायब कर देगा, उसको के बना देगा, कहीं पी बना देगा, कहीं पी बना देगा, और कहेगा के निकालो पी निकालो। किसके लिए, जिसके लिए यूनिक सॉल्यूशन दे, जिसके लिए नो सॉल्यूशन दे, जिसके लिए मैनी सॉल्यूशन दे। तो क्या करना है, जिसके लिए के, जिसके लिए वेरिएबल पूछ रहा है, अगर वो पूछ रहा है यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो अप्लाई द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन एंड फाइंड दी दैट वेरिएबल वो आस्क पूछ रहा है। अगर वो पूछ रहा है किसके लिए, मैनी सॉल्यूशन के लिए, तो अप्लाई द कंडीशन ऑफ मैनी। खुद दिमाग लगाओ ना, आपको जीरो निकालना सिखाया था और तब भी ये बात कहता था कि किसी पॉलिनोमियल का जब जीरो निकालते थे क्या करते थे, उसको इक्वल टू में जीरो। क्यों, क्योंकि जब वो किसी पॉलिनोमियल का जीरो बोलता था उसका मतलब क्या होता था, आपको उस इक्वेशन के लिए वहां एक्स निकालना था जिसके लिए वो जीरो हो जाए, और वो एक्स कब आएगा, जिसके लिए वो जीरो हो जाएगा, जब मैं उस इक्वेशन को ही जीरो मान लूंगा। तो सेम कंसेप्ट मैथ का कि अगर तुझे यहाँ के चाहिए था जिसके लिए क्या दे, यूनिक सॉल्यूशन, तो वो के कब आएगा, जिसके लिए यूनिक सॉल्यूशन दे, जब मैं मान लूंगा कि दोनों इक्वेशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन देती है। तो मैंने लगाया यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन और तब निकाल दिया वहां से के। तो आपने के कब निकाला, जब आप ऑलरेडी गिवन इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन आपने इसको मान लिया था, है ना। और जब मैंने इसको यूनिक सॉल्यूशन माना तो मैंने वहां यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन लगाई, और तब वहां से जो के आया वो रिस्ट्रिक्ट हो गया ना के, क्योंकि वो के निकाला ही तब गया है जब उसको यूनिक सॉल्यूशन मान लिया है। तो यहां से क्या आएगा, अपने आप से वो के आया जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, और इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है मतलब यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। चले चलो, अब देखो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सच में नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ समझा देता हूं। वही काम फिर से कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2 b1 by b2 एंड c1 by c2। कह रहा है कि a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 रेशियो को कंपेयर करके बताइए कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। मैंने पीछे बताया कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, वो इक्वेशन हैव सॉल्यूशन, वो इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन है उसे कंसिस्टेंट कहते हैं। और तुम भी जानते हो कब आएगा कंसिस्टेंट, जब वहां यूनिक वाली कंडीशन दैट इज इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन दैट इज a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 आ जाए, या वहां कौन सी कंडीशन आ जाए, मैनी सॉल्यूशन कंडीशन आ जाए दैट इज a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 आ जाए। अगर मैंने यहां लिखाया था कि अगर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इस कंडीशन को मैच कर रही है या इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग। ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा तो सॉल्यूशन मिलेगा ना, एक सॉल्यूशन मिलेगा मतलब कंसिस्टेंट है। और अगर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंडीशन कौन सा फुलफिल किया, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, मतलब कैसा ग्राफ है, कोइंसिडेंट ग्राफ है, सॉल्यूशन मिलेंगे कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट, बट सॉल्यूशन मिलेगा तो क्या है, कंसिस्टेंट। और अगर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन ने ये कंडीशन फुलफिल करी कि वहां a1 by a2 का रेशियो तो b1 by b2 के बराबर है मगर c1 by c2 के बराबर नहीं है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल। ग्राफ पैरेलल बनेगा मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, और एक इक्वेशन जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं, इसको कहते हैं क्या, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। और यही तो पूछ रहा है कि a1 by a2 b1 by b2 रेशियो को कंपेयर करके बताओ कि गिवन इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कर पाओगे, अरे बोलो हाँ तो बोल सकते हो आप लोग, नहीं हाँ चलिए। तो इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब नो सॉल्यूशन होगा, है ना। मतलब अगर ये वाली कंडीशन आ गई a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो आप जान रहे हैं कि ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग वाला सॉल्यूशन आएगा। तो अगर ये कंडीशन आएगी तो क्या बोलोगे, इक्वेशन कंसिस्टेंट है। और अगर ये वाली कंडीशन मैच कर गई a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, तो आप जानते हैं ग्राफ कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट, मतलब मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे तो सॉल्यूशन मिल रहा है तो भी क्या होगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। और अगर इक्वेशन में आपने रेशियो कंपेयर किया, रेशियो कंपेयर करके क्या आया, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो आपको क्या दिखेगा, ग्राफ पैरेलल आएगा, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं, मतलब इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। कर लोगे नहीं कर लोगे, चलो आ जाओ। अब देखो ये सवाल क्या है, फिर से मैं क्यों कराऊं, फिर से वही पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन
कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो आपको कह रहा है कि इनमें से बताओ कौन सी पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट। वही तरीका है, रेशियो कंपेयर करो और देखो कौन सा कंडीशन आ रहा है। इन दो में से कोई अगर आ रहा है तो कंसिस्टेंट है, ये आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट है। बट एक लेवल आगे चला गया, कह रहा है कि इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है बोले तो पैरेलल नहीं, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट वाला है, उस स्थिति में आपको उन इक्वेशन का ग्राफ भी बनाना है। ग्राफ कैसे बनाना है कल की क्लास में सिखाया। चलो अब ये मेरा फेवरेट पार्ट, वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा, कहता है हाफ दी पैरामीटर, ये क्वेश्चन नंबर है बेटा, इससे कंफ्यूज मत होना। हाफ दी पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, half the parameter rectangle whose length is 4 meter more than its width is 36 meter। क्या समझ आया आपको? एक स्टेटमेंट बोला, स्टेटमेंट क्या है? कह रहा हाफ दी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल के पैरामीटर का हाफ, whose length, जिसकी लेंथ है। तो देखो जहां उसने बोला उसको खत्म नहीं किया उसने पूरा, भी कॉमा आ गया। उसने कहा हाफ दी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन के पैरामीटर का हाफ, कितना बताया नहीं, रुका, हुज लेंथ, जिसकी लेंथ इज मींस है 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज। अब आया इज वाला कौन सा, जहां वो पैरामीटर का हाफ बता रहा है। तो क्या समझ आया? एक रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ ब्रेथ से 4 ज्यादा है, उसके पैरामीटर का हाफ क्या है, 36 मीटर। और तभी कहता हूं वर्ड प्रॉब्लम में इंग्लिश पढ़ने आनी चाहिए, समझे। देखो फिर बता दो, मैं मदद करता हूं, अल्टीमेटली आपको सीखना पड़ेगा। हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, आपको समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं कि एक रेक्टेंगल के पैरामीटर का हाफ, एक रेक्टेंगुलर गार्डन के पैरामीटर का हाफ। इज बोला उसने, बता सकता था ना कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन के पैरामीटर का हाफ इज कहां है। रुक गया वो, सांस लिया भाई ने। जिसका, एक रेक्टेंगुलर गार्डन के पैरामीटर का हाफ, अब हाफ बोला नहीं, रुका, जिसकी लेंथ 4 मीटर ज्यादा है उसके विड्थ से। तो थोड़ा रेक्टेंगल के बारे में बताया। अब आया उसके कॉमन क्या था, इज। अब ये इज किसके लिए है, जो पैरामीटर का हाफ बता रहा था कितना है, 36 मीटर। अब उसको हिंदी में अनुवाद करोगे तो क्या है इसका मतलब, एक रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ उसके ब्रेथ से 4 ज्यादा है, उसके पैरामीटर का हाफ कितना है, 36 है। कितना है, 36। और हमें कह रहा है फाइंड दी डायमेंशन ऑफ गार्डन। क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ गार्डन। तो देखो मैंने कहा इस तरह के सवाल सोचने वाले होते थे। तो कहीं ना कहीं मेरे यारो क्या है, एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल भी कैसा, जिसकी लेंथ ब्रेथ से 4 ज्यादा है, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा उसका पैरामीटर का हाफ क्या है, क्या है पैरामीटर का हाफ, 36 है। और हमें कह रहा फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। डायमेंशन निकालने मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। चलो लेट करने से स्टार्ट करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ गार्डन। तो माना गार्डन की जो लेंथ है, गार्डन की जो लेंथ है माना कि क्या है, x मीटर। क्यों माना x मीटर, तुम्हें समझ आ गया था कि देखो वहां पैरामीटर का हाफ मीटर में दे रखा, तो समझ आएगा डायमेंशन किसमें ली गई होंगी, मीटर में। तो मैंने माना कि रेक्टेंगल गार्डन की जो लेंथ है वो क्या है, x मीटर। ठीक है, विड्थ बोलो या ब्रीथ बोलो ऑफ गार्डन मैंने क्या मान लिया, y मीटर। अब तुम समझ गए मुझे अगर x और y निकालना है, तुमने क्या सीखा चैप्टर में, अगर आपको 2 वेरिएबल निकालना है तो आपको उन्हीं 2 वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 लीनियर इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। और आपके पास एक मेथड है उनको सोल्व करने, ग्राफिकल मेथड, है ना। चलो तो क्या किया, तो पहला इक्वेशन बना सकते हो। हाँ बोला तो गया है कि जो लेंथ x है, लेंथ x उसने नहीं बोला बट हम जानते हैं, हमने लेंथ x मान लिया। उसने क्या कहा था, लेंथ जो है वो ब्रेथ से या विड्थ से 4 ज्यादा है। तो लेंथ क्या थी x, तो ब्रेथ क्या है y, उससे 4 ज्यादा है, मतलब ब्रेथ में अगर 4 जोड़ूंगा तो लेंथ आ जाएगी। अब यहां से इक्वेशन क्या बनी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दैट इज फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हमने बना दी, किसकी, x और y की। वो हम जान रहे हैं कि हमारा x क्या है, लेंथ, और y क्या है, ब्रेथ। चलिए इक्वेशन बन गया। दूसरी इक्वेशन बना पाओगे, हाँ बना पाएंगे। उसने पैरामीटर का हाफ दे तो रखा है। एक रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, 2l + b।
बट 36 इज नॉट पैरामीटर, 36 इज पैरामीटर का हाफ। तो अगर एक रेक्टेंगल का पैरामीटर 2l प्लस बी होता है तो पैरामीटर का हाफ क्या होगा? 2l प्लस बी का हाफ, दैट इज l प्लस बी, दैट इज l प्लस बी। बोले तो सीधा सीधा लेंथ ऑफ ब्रेथ का सम है, लेंथ ऑफ ब्रेथ का सम है। तो पैरामीटर का हाफ क्या होगा बेटा? लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज x प्लस वाई। x इज लेंथ, y इज ब्रेथ, और इसका सम कितना बेटा? 36, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। और इसके आगे मैं नहीं सॉल्व करूंगा, ग्राफिकल मेथड मैंने आपको सिखाया है। और आपको अगर संदेह है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा तो चेक कर लो, दिख रहा है a1 बाई a2 1 बाई 1, b1 बाई b2 माइनस 1 बाई 1, क्या बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो मुझे ग्राफ बनाने से पहले लगे ग्राफ कैसा आने वाला है? इंटरसेक्टिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इंटरसेक्टिंग आना चाहिए। बाकी ग्राफ कैसे बनाना है ये आपको नहीं करना, बट मैं आपको स्मार्ट बच्चा ये सब करके देख लेगा ना, कम से कम ग्राफ बनाने से पहले मुझे पता हो ग्राफ कैसे आना चाहिए। अगर वैसा नहीं आ रहा मतलब तूने कुछ गड़बड़ किया है कि नहीं, तो ये आपको नहीं करना था। जस्ट मैंने ऐसे शेयर किया आपको कि आपको चेक कर लेना चाहिए। बाकी कैसे ग्राफिकल सोल्व करना है मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है। ग्राफ बनाइएगा जहां दोनों के ग्राफ ये श्योर हो चुका है कि इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमने एक्स लेंथ माना है, वो आपका गार्डन का लेंथ होगा, और उसका वाई जो आएगा वाई कोऑर्डिनेट वो इसका ब्रेथ हो जाएगा। कर लोगे? चलो अब आगे मैं आपको सच में जब ग्राफिकल सॉल्व ग्राफ नहीं बना के दूंगा भाई, ग्राफ आप बनाएंगे, मैं जस्ट आपको इक्वेशन बनाने में मदद करूंगा। इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व करना आपको आता है। चलिए ये एक सवाल है एनसीईआरटी का, सवाल बहुत बेसिक है। मुझे बहुत गुस्सा आता है इसको कराते समय, क्यों है सवाल, पर देखो बच्चों के लिए जानकारी है ना, क्योंकि इससे पता लगता है कि आपने अब तक जो पढ़ा कि वो सीखा कि नहीं सीखा, कि खाली तुम हाँ हाँ बोल रहे हो। देखो बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्चुअली एनसीईआरटी। क्या कह रहा है बेटा? गिवन द लीनियर इक्वेशन, देखो उसने आपको एक लीनियर इक्वेशन दी, क्या? 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। कहता है राइट दी अनदर लीनियर इक्वेशन, और आपको कह रहा है एक और लीनियर इक्वेशन लिखिए इन टू वेरिएबल, वो भी किसमें? टू वेरिएबल में, सच दैट कि उसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर, किसका पेयर? एक जो आपको दिया गया वो, और एक आप जो लिखेंगे। उसने कहा कि एक लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, और आपको कह रहा है कि एक अनदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखिए। इस प्रकार से ये जो पेयर बनेगा, किसका पेयर? जो इक्वेशन आपको दी है, और एक आप जो खुद से लिखेंगे। इन पेयर का जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो कैसा हो? इंटरसेक्टिंग हो। कैसा हो? मतलब वो कहना चाह रहा है कि जो इक्वेशन मैंने दी और जो इक्वेशन तू लिखेगा वो ऐसी इक्वेशन लिख कि जब उनका ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा है? इंटरसेक्टिंग। क्या है? इंटरसेक्टिंग। कुछ नहीं लगाना, देखो दिमाग लगाना है। तू मेरे को बता भाई पहले का जवाब क्या होगा? तुझे पहली इक्वेशन तो दिख ही रही है ना, क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इतना सियाना तो मैं हूं कि अगर मुझे दूसरी इक्वेशन खुद से लिखनी है, वो भी इस प्रकार से कि मेरे द्वारा लिखी गई इक्वेशन और तेरे द्वारा दी गई इक्वेशन का जो पेयर बनेगा उसका ग्राफ कैसा बने? इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग तभी बन पाएगा जब ये कौन सी कंडीशन फुलफिल करे? ये इक्वेशन जो दी है वो, और जो इक्वेशन मैं लिखूंगा वो कैसी कंडीशन फुलफिल करे? a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो सियाने बनो। इस तरह से अपना देखो a1 और a2 तो फिक्स हो गए, वो तुम नहीं चेंज कर सकता। b1 a2 b2 तेरे हाथ पे है ना, तो ले मेरे भाई कुछ भी लिख दे, बट ऐसा लिखियो कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का रेशियो बराबर ना हो जाए। तो ले मैंने लिख दिया 5x प्लस 2y। अब सी तो कुछ भी लिखता रहे, क्योंकि सी तक तो बात जाएगी ही नहीं, क्योंकि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो गया। जब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू आएगा तो इसके आगे को चेक करना होता है क्या? तो दो कंडीशन किसकी फुलफिल होगी? पहली यूनिक सॉल्यूशन, ओ इसकी यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग। तो 5x प्लस 2y प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। तो बताओ ये मैंने लीनियर इक्वेशन लिख दी, जो गिवन इक्वेशन के साथ क्या बनाएगा? ग्राफ इंटरसेक्टिंग बनाएगा। कैसे? ले मेरे भाई जो गिवन इक्वेशन और मैंने जो इक्वेशन लिखी इसका a1 बाई a2 कितना है? उसका 2 था, मैंने 5 रखा। b1 बाई b2 कितना है? b1 वहां 3 था, b2 मैंने 2 रखा। क्या बराबर आ रही है? ग्राफ कैसे बनेगा? इंटरसेक्टिंग बनेगा। क्या बनेगा? इंटरसेक्टिंग। चलो अब शाणे बनो। अब क्या चाहिए? अब मुझे अपने से दूसरी इक्वेशन लिखनी है, बट इस प्रकार से कि गिवन इक्वेशन और मेरे द्वारा लिखी गई इक्वेशन का ग्राफ कैसा बने? पैरेलल। अरे इसमें कुछ भी k मल्टीप्लाई कर दो,
कुछ भी के मल्टीप्लाई कर दो, उससे क्या होगा, अगर ये के टाइम हुआ तो ये भी के टाइम होगा, ये भी के टाइम हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल की कंडीशन लगानी है, दैट इज A1/A2 का रेशो B1/B2 का रेशो C1/C2 के बराबर होना चाहिए। कब होगा, जब मैं इसको जितना बढ़ाऊं उतना ही इसको बढ़ाऊं, उतना ही इसको बढ़ाऊं। तो क्या किया, चलो मानते हैं किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से। कितना हो जाएगा, 6x 9y और 24, है कि नहीं। अब देखो इससे होगा क्या बेटा, जब मैं A1/A2 निकालूंगा, खुद दिमाग लगा, मैंने जानबूझ के A2 A1 से 3 गुना निकाला है, तो रेशियो 1:3 आएगा। और सेम चीज मैंने जो B2 खुद निकाला है, वो B1 जो था उससे 3 गुना किया है, और C2 को भी मैंने क्या किया है, जो C1 था उससे 3 गुना किया है, तो रेशियो बराबर ही आएगा। और दैट इज द कंडीशन ऑफ, अच्छा ये मैंने किसकी कंडीशन कर दी, ये मैंने पैरेलल नहीं यार, दैट इज, हाँ मैं ध्यान भटक गया, दैट इज थर्ड की बात कर रहे हैं। जो थर्ड में आपको क्या चाहिए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, दैट इज द कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लेंथ। ठीक है, पहले थर्ड कर लिया, कितना आएगा बेटा, समझ आएंगे, 2/6 कितना होगा, 1/3, B1/B2 3/9 1/3, C1/C2 कितना होगा, -8/-24, दैट इज 1/3, दैट इज द कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइन, दैट इज द कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइन। थोड़ा मैं मिस कर गया, मैंने पैरेलल पढ़ा बट मेरे ध्यान में कोइंसिडेंट कंडीशन चल रहा था, बट ठीक है, समझ आया कि अगर मैं कोइंसिडेंट की बात करूं तो कंडीशन क्या चाहिए, A1/A2 का रेशियो B1/A2 का रेशियो और C1/C2 का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो क्या करोगे, तो अगर कोइंसिडेंट चाहिए तो क्या करो, जो गिवन इक्वेशन है उसमें एक सही नंबर मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब दूसरा रह गया। अब मुझे एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है, मुझे एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो गिवन इक्वेशन के साथ क्या दे, क्या दे, पैरेलल दे, दैट इज नो सॉल्यूशन। कंडीशन कौन सी अचीव करनी पड़ेगी, A1/A2 और B1/B2 का रेशियो तो बराबर हो बट C1/C2 का ना हो। तो क्या करो, अरे उस के को सिर्फ A1 और B1 में मल्टीप्लाई करो, उसमें मत कर देना, है कि नहीं। जैसे क्या किया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 सा 4x, बट मुझे A1/A2 का रेशियो और B1/B2 का बराबर करना है, तो क्या करा, जो A1 में मल्टीप्लाई किया वही B1 में करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो बराबर कैसे होगा, तो कितना हो गया 6y, और C कुछ भी उठपटांग कर दो, C कुछ भी उठपटांग मतलब दुगना मत कर देना, बाकी कुछ भी कर दो, है कि नहीं, चाहे -8 ही रख दो, चाहे -8 ही रख दो। मैंने क्या रख दिया, 2 रख दिया, क्या रख दिया, बोलो, है कि नहीं। अभी देखो ये पैरेलल की कंडीशन फुलफिल करेंगे कैसे, देखो A1 कितना था बेटा 2, A2 कितना है 4, रेशियो कितना आएगा 1/2। अब मैंने B2 को भी क्या किया, B1 से 2 गुना किया, तो रेशियो तो उसका भी 1/2 ही आएगा। तो कितना है B1 3, B2 कितना है 6, कितना है 1/2, C1 कितना है बेटा -8, C2 कितना है 2, कितना है -4। तो क्या देखा, A1/A2 और B1/B2 का रेशियो तो बराबर है, बट C1/C2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न कभी आ जाए कर लेना, बेकार का सवाल नहीं है, बट फिर भी आएगा तो पता होना चाहिए, तभी करेगा, पता लगा। सिंपल सवाल भी सोच रहा है कई देर तक, क्या रखूं क्या रखूं क्या रखूं, पता है क्या रखना है, उसका तरीका, उसको सोचने का भी तरीका, उसको सोचने का भी तरीका है। चलो ये देखो क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। मैंने ऐसा ग्राफ बनाया है क्या, नहीं, तुम बनाएगा, बट समझा देता हूं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। आपको बेटा 2 इक्वेशन दे रखी है, देखो दिख रहा है, इक्वेशन है बेटा x - y = 1, या इन्होंने दे रखा है x - y + 1 = 0, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन दे रखी है बेटा 3x + 2y - 12 = 0, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, दैट इज सेकंड इक्वेशन। कह रहा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का ग्राफ बनाना है, ठीक है, बना लेंगे ग्राफ। फिर कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइन, इनके जो ग्राफ की लाइंस बनेगी आपको कोऑर्डिनेट बताना है, किसके, वर्टिस ऑफ द ट्रायंगल, उस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट ये जो बना है इन लाइनों के द्वारा और एक्स एक्सिस के द्वारा, किसके द्वारा, एक्स एक्सिस के द्वारा। और कह रहा है सेट द ट्रायंगुलर रीजन, और जो ट्रायंगुलर रीजन बनेगा उसको सेट भी करना है। करना है क्या, करते हैं, चलो क्या करेंगे। देखो पहली इक्वेशन क्या है,
पहली इक्वेशन ले लो, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। क्या है फर्स्ट इक्वेशन? x माइनस वाई, और इस प्लस वन को वहां डाल दूंगा तो कितना हो जाएगा? -1। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट में करूंगा सॉल्यूशन, बच्चा थोड़ी ना हूं, ये काम तुम्हें करना था, ठीक है। अब मुझे दो सॉल्यूशन चाहिए, तो x को मैं क्या ले लेता हूं? 0, y कितना है बेटा? -x 0 रखा तो -y = -1 1 आ गया। अब मैं y को 0 रख लेता हूं तो x कितना आ जाएगा? -1। चलो इसी प्रकार से इक्वेशन सेकंड के दो सॉल्यूशन निकाल दे। इक्वेशन सेकंड आपको दिख रही होगी ऊपर, क्या है इक्वेशन सेकंड? 3x + 2y = प्लस का 12। ऐसा तुम मत कर देना, ऐसा तुम मत कर देना, ऐसा तुम मत कर देना, ठीक है। आपको प्रॉपर लिखना है, लेट ये सब जो कल किया था, जो कल कराया था। अच्छा क्या करता हूं, x को 0 रखता हूं, है ना, तो x को 0 रखा तो y कितना आ गया? 6। अरे x × 0 दैट इज 0। अब ये बच जाएगा 2y = 12, तो y कितना आएगा? 6, है क्या नहीं? चलो अब इसी प्रकार से मैं y को ले लेता हूं 0, तो y 0 होगा तो 2y × 0 0 हो जाएगा, 3x = 12 आएगा, और x कितना आ जाएगा बेटा? 4। तो लो, कोई इतना बड़ा काम तो ये था नहीं। चलिए अब इसका ग्राफ बना लीजिए थोड़ा फटाक से, ग्राफ फटाक से बोले तो मैं रफली बना रहा हूं। चलो देखो सब कुछ पॉजिटिव आया तो थोड़ा सा मैं अपने लिए स्पेस यही क्रिएट करूंगा, x भी पॉजिटिव y भी, तो मुझे दिख रहा है कि मुझे पॉजिटिव x एक्सिस ही चाहिए और पॉजिटिव y एक्सिस ही चाहिए। तो मैं आपको नहीं करना, आपको पूरा सिस्टमेटिक बनाना है, दैट इज y एक्सिस एंड दैट इज, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6, आई थिंक x कितना जा रहा है मोस्टली, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। फिर इधर देखो मैं फ्री हैंड से कर रहा हूं, ऐसा नहीं करना, आप भी जानते हैं थोड़ा गड़बड़ बनेगा। 1 2 चलो, तो पहले के सॉल्यूशन क्या था? 0,1, तो 0,1 कहां होगा बेटा? ये रहा, है ना। दूसरे क्वाड्रेंट क्या है? -1,0। अच्छा -1 है यहां पर, तो -1,0 ही आएगा। तो आई थिंक पहले की लाइन क्या बनेगी? ये रही, दिख रहा है? बोलो, है कि नहीं? दैट इज द लाइन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज x - y = तरीके साफ सुथरा बनाना, ग्राफ साफ सुथरे ही बनते हैं भाई, जैसे बना रहे हैं ऐसे ही बनते हैं। अच्छा दूसरा देखो 0,6 गिरा, है ना, 0,6 है ये, 0,6 x 0 है ना, 0,6 ये होगा। और दूसरा है 4,0, तो क्या बनेगा इसका ग्राफ? दिख रहा है? बोलो, चलो ठीक है ना, ये बन गया। आपको क्या पूछ रहा था? आपको पूछ रहा था पहले तो वो ग्राफ बना लिया, इसके ऊपर इसका नाम भी लिख देना। ये जो सेकंड लाइन आई है किसकी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है 3x, दिख रहा है? 3x + 2y = 12। अब उसने क्या कहा था आपको? आपको कहा था वर्टिसेस बताओ उस ट्राइंगल के जो कि बना है इन लाइनों के द्वारा और x एक्सिस पे, किस पे, और उसको सेट भी करना था। तो मुझे लग रहा है भाई वो ट्राइंगल ये रहा, दिख रहा है? दिख रहा है? तो बोलो, यही वो ट्राइंगल है जो इन दो लाइन और x एक्सिस पे बन रहा है। किस पे बन रहा है? x एक्सिस पे बन रहा है। और मुझे इस ट्राइंगल को क्या करना? सेट करना था, वो सेट मैंने कर दिया है। और सेट करने के साथ साथ मुझे इसके वर्टिसेस भी बताने थे। वर्टिसेस क्या है? एक वर्टिसेस है -1,0, 4,0 और यहां कितना होगा? अब रफली जाओगे तो कुछ ये 2,3 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। जब प्रॉपर ग्राफ पे बनाओगे तो आपको दिख जाएगा। और ये मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि इस तरह का सवाल पेपर में तो नहीं है। हाँ भैया, हाँ अगर कहता है कि वो ग्राफ सेट करो या उस ट्राइंगल के वर्टिस बताओ जो इन लाइनों के द्वारा और
वाई एक्सिस से बनाए तो श्योरली बेटा तब ये हो जाता, तब ये हो जाता है क्या नहीं। बट फिलहाल हाँ फिलहाल तो एक्स ही पूछा है। चल अब ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया, तो मैं लगता है यहीं रुक जाऊंगा, मैं यहीं रुक जाऊंगा। तो अगली क्लास में हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो मैं एक्सरसाइज बुक के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, बट जब मैंने सब्स्टिट्यूशन में पढ़ाया तो मुझे लगता है मैंने अगला क्वेश्चन एलिमिनेशन का भी करा दिया, क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ाऊंगा दो मेथड, मैथमेटिकल मेथड, तो दोनों को इंट्रोड्यूस साथ में करेंगे, दोनों को इंट्रोड्यूस साथ में ही करेंगे। अरे बैग तुम पैक करता है, इतना जल्दी बैग नहीं पैक करना, यहां खत्म हो गया है ना। मैंने कई बार बोली बात क्या, कि जो ऑफलाइन बालक है उनको कुछ करना भी होता है। तुम तो पूरे ऑनलाइन के मोड में आ गए, तुम थोड़े ना ऑनलाइन, हाँ तुमसे सवाल भी होंगे, तुमसे जवाब भी लिए जाएंगे मेरे भाइयों। क्यों क्यों जल्दबाजी में, मुझे क्या पता लगेगा मेरा बालक कितना पढ़ रहा है। हाँ भैया आपने पढ़ा है, हमने पढ़ लिया, इसका प्रूफ क्या है? हाँ या आपने पढ़ा लिया, हमने पढ़ लिया, इसका प्रूफ क्या है? वो तो जब सवाल पूछूंगा आप जवाब देंगे तो वही प्रूफ होगा ना। हाँ सही कह रहे हो, हार्दिक मेरी भावनाएं समझ आता है ना। ये बाकी लोग समझते ये भी हैं, बट ये प्रदर्शन करेंगे कि मेरी बात नहीं समझ आ रही है। समझ सबको आती है, इतनी हिंदी सबकी अच्छी है, और तुम कोई दूध पीते बच्चे तो बैठा नहीं रखे यहाँ, तुम दुनिया